नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एनपीए। हम इसमें जानेंगे कि क्या होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और किस प्रकार ये किसी भी बैंक को इफ़ेक्ट करती हैं। तो दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वो सभी लोन या एडवांसेस होते हैं जिनकी ईएमआई का भुगतान 90 दिन या उससे अधिक के लिए नहीं किया गया है। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मिस्टर राम ने 10 लाख रुपए का एक ऋण लिया है। इस ऋण की अवधि है 120 मंथ और 15,000 रुपये पर मंथ ईएमआई आती है। अब इसमें हम मान के चलते हैं कि प्रत्येक महीने की 10 तारीख को ईएमआई आती है, तो फर्स्ट ईएमआई 10 अप्रैल को ड्यू हो रही है। तो इस केस में अगर मिस्टर राम अपनी अप्रैल मंथ की, मई और जून तीनों मंथ की ईएमआई पे नहीं करते हैं, तो जो ही 90 दिन कंप्लीट होंगे उस दिन यह लोन उस बैंक के लिए एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि एक सीसी और ओडी लिमिट के केस में क्या होता है, तो दोस्तों सीसी और ओडी लिमिट के केस में ईएमआई नहीं होती है, उसमें इंटरेस्ट ड्यू होता है। तो उस केस में अगर कोई भी कस्टमर अपना इंटरेस्ट या अपनी क्रेडिट्स इतनी मिनिमम अमाउंट की भी नहीं रख रहा है कि वो उसके ड्यू इंटरेस्ट को कवर कर सके, तो वो ओडीसीसी 90 दिन में एनपीए डिक्लेयर हो जाएगी। और दोस्तों, एनपीए बैंक वाइज देखा जाता है, ना कि क्रेडिट फैसिलिटी वाइज। मान लो कोई कस्टमर एक बैंक से एक ऋण भी ले रखा है, उससे क्रेडिट कार्ड भी है और उससे कोई व्हीकल लोन भी ले रखा है, और वह कस्टमर क्रेडिट कार्ड और व्हीकल लोन की ईएमआई रेगुलर पे कर रहा है। और अगर मान लो वह मॉर्गेज लोन की ईएमआई में एनपीए है, तो वो उस बैंक के लिए वो कस्टमर सभी सेगमेंट्स में एनपीए कहलाएगा, क्योंकि ये बैंक वाइज है, कस्टमर वाइज है, ना कि क्रेडिट फैसिलिटी वाइज है। अब हम बात करें कि एक एनपीए किसी बैंक को किस तरीके से इफेक्ट करता है। दोस्तों, सबसे फर्स्ट आता है कि किसी भी बैंक की क्रेडिट रेटिंग। अगर कोई भी बैंक एनपीए, किसी बैंक में एनपीए इंक्रीज होता जा रहा है, तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां उस बैंक की क्रेडिट रेटिंग को डाउन कर देंगी, जिससे इफेक्ट क्या होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। दोस्तों उस बैंक में जिसमें एनपीए ज़्यादा है, उस बैंक के प्रति कस्टमर्स का फेथ कम होगा, तो उसमें कोई लोन नहीं लेना चाहेगा, उसमें डिपॉजिट्स नहीं करना चाहेगा। तो उससे होगा क्या कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरती जाएगी। और दूसरा रीज़न होगा कि जिस तरीके से उसके एनपीए बढ़ रहे हैं, उसकी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इंक्रीज होगी, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसके साथ में भी गिरती है। थर्ड इसमें देखते हैं कि बैंकिंग की लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस। दोस्तों, आरबीआई सभी बैंक और एनबीएफसीज को रेगुलेट करता है, तो वो समय समय पर ये देखता है कि किस बैंक में एनपीए इंक्रीज हो रहा है, किस बैंक की सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल है। तो जिन बैंक्स का आरबीआई को लगता है कि एनपीए इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक का फेथ कम हो रहा है, तो उनकी क्रेडिटेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, उनकी लैंडिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ये भी एक बैंक को नुकसान है कि उसका एनपीए इंक्रीज होता है। अब हम देखते हैं कि कोई बैंक एनपीए को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। दोस्तों, किसी भी बैंक के लिए असेट्स दो प्रकार से होती है। फर्स्ट होती है परफॉर्मिंग असेट्स, दूसरी होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जिसे एनपीए कहते हैं। परफॉर्मिंग असेट्स वो असेट्स है जिनमें बैंक को किसी प्रकार का एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे उसकी इनकम रेगुलर आ रही है। तो इसमें वो सभी लोन्स एंड एडवांसेज आते हैं जिनकी ईएमआई 90 दिन के अंदर अंदर आ रही है। इसको भी बैंक 3 प्रकार से क्लासिफाई करता है, जिसमें बकेट्स बना रखे हैं 3। फर्स्ट होता है 0 to 30 डेज, सेकंड होता है 31 to 60 डेज, और थर्ड होता है 61 to 90 डेज। फर्स्ट बकेट में वो सभी ईएमआई आती हैं जो 30 दिन तक ड्यू रहती है। जो कस्टमर अपना ईएमआई का पेमेंट 30 दिन के भीतर कर रहे हैं, ये एक सॉफ्ट बकेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एफर्ट की बैंक को रिक्वायरमेंट नहीं होती।
सेकंड बकेट मीडियम बकेट होता है। इसमें बैंक को थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है क्योंकि वो कस्टमर 31 टू 60 डेज के बीच में पेमेंट करते हैं, अर्थात अपनी 2 EMI में से एक का ही पेमेंट कर पा रहा है वो कस्टमर। और थर्ड बकेट होता है हार्ड बकेट, 61 टू 90 डेज। ये बकेट ये थोड़ा हार्ड बकेट है क्योंकि इसमें बैंक को थोड़ा एफर्ट बढ़ाने पड़ते हैं। अगर इस EMI का पेमेंट कस्टमर नहीं करता है तो वो सीधा NPA बकेट में आ जाता है। अब बात करते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है। दोस्तों, NPA का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट होता है सब स्टैंडर्ड असेट्स। सब स्टैंडर्ड्स में वो सभी असेट्स आती हैं जो NPA 12 महीने की अवधि तक रहेगा, अर्थात कोई भी लोन जो NPA हो गया उस अवधि से लेके 12 महीने तक की अवधि वो सब स्टैंडर्ड असेट्स कहलाएगी। और सेकंड होता है डाउटफुल असेट्स, अर्थात कोई भी NPA अगर 12 महीने से अधिक अवधि के लिए रहा है तो वो है असेट्स डाउटफुल असेट्स में क्लासीफाई होगी। और लास्ट है इसमें लॉस असेट्स। तो लॉस असेट्स में वो सभी असेट्स लोन्स एंड एडवांसेस क्लासीफाई होते हैं जिनको ऑडिटर द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि यह लोन वापस नहीं रिकवर किया जा सकता है, तो उन सबको बैंक लॉस असेट्स में डालता है। और जैसा कि प्रोविजंस बना रखे होते हैं उसने एडवांसेज के लिए, उनसे सेट ऑफ कर दिया जाता है उसे। दोस्तों, बता दें कि NPA कैलकुलेशन के लिए बैंक द्वारा पिछली EMI का जो पेमेंट किया जाता है उसे FIFO मेथड से एडजस्ट किया जाता है। अर्थात मान लो किसी कस्टमर ने किसी ऋण की EMI का पेमेंट किया है, फर्स्ट मंथ में उसने पेमेंट कर दिया, सेकंड थर्ड दोनों मंथ में उसने पेमेंट नहीं किया, तो अब वह कस्टमर अगर EMI पे करता है तो उसे सेकंड EMI में सबसे फर्स्ट एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद थर्ड EMI या उससे नेक्स्ट EMI हैं उनमें एडजस्ट किया जाता है। धन्यवाद।